गाइस, मैं हूँ तनन। फिर से मैं आज अपने सर और पापा के साथ फिर से नेहरू जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता था, 2 दिन पहले नेहरू जी का बर्थडे था, या फिर चाचा नेहरू का बर्थडे था, जिसको हमने चिल्ड्रंस डे के जैसे मनाया। तो आज हम उन चाचा नेहरू पे बात करेंगे। और ये जो वीडियो है, इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला, जो उनका लाइफ स्पैन था, हम लोग पहले वो जानेंगे। और दूसरा, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने एजुकेशन कहाँ कहाँ से कैसे ली। और फिर हम जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी कम्युनिटी बनाई, क्यों ऐसा किया, ऐसे ऐसे जानेंगे। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। धन्यवाद रहत आनंद जी, दोबारा मुझे अपने चैनल में सम्मान देने के लिए। आपने चाचा नेहरू की बात की, तो अभी 2 दिन पहले ही उनका जन्म दिवस था। हम सबसे पहले चाचा नेहरू के जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू ने कहा था हमारा जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। तो चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आज मुझे बताने के लिए बुलाया गया है, कहा गया है, और इन्होंने वीडियो का पार्टीशन भी कर रखा है कि इनका उद्देश्य क्या है और उसमें क्या क्या शामिल करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पंडित नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में उस समय के वकील एडवोकेट रहे मोतीलाल नेहरू जी के घर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, माता स्वरूप रानी थी। 14 नवंबर 1889 में चाचा नेहरू इस दुनिया में आए थे। जैसा सभी को पता है, बड़े घर की संतान थे। इनके पिताजी काफ़ी संपन्न व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी वकालत ठीक ठाक चलती थी। तो संपत्ति से किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत इनको नहीं होनी थी। धीरे धीरे बड़े हुए, और जो गृह एजुकेशन होती है या घरेलू शिक्षा होती है, उस घरेलू शिक्षा को इन्होंने प्राप्त किया। इनकी घरेलू शिक्षा के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक अंग्रेज को चुन रखा था इनको पढ़ाने के लिए, लगा दिया गया था। उस अंग्रेज पर्सन ने, जो इनके गुरु हुआ करते थे, इनको गणित विज्ञान तो बहुत नहीं सिखा पाए, लेकिन इनको अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य में इनकी रुचि जगा दी उन्होंने। इनको अंग्रेजी साहित्य के अच्छे अच्छे साहित्यकारों और साहित्य के बारे में जानकारी दी, पढ़ाया, मानवीय समझ दी इनको, जिससे इनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में बढ़ गई। 1906 में ये घरेलू शिक्षा यहाँ भारत में प्राप्त करने के बाद, मैट्रिकुलेशन जो भी मैट्रिक एजुकेशन होती थी वो प्राप्त करने के बाद, 1907 में नेहरू जी ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसको पास भी कर लिया, और पास करके ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में दाखिला ले लिया। और वहीं पर 3 साल पढ़ाई की, और 1910 में इनका ऑनर्स का जो कोर्स लिया हुआ था वो पूरा हो गया। ऑनर्स की डिग्री इनको प्राप्त हो गई, और पुनः ये ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत वापस आ गए। जो ट्रिनिटी कैम्ब्रिज कॉलेज था वो इंग्लैंड में है। अभी मैं सर्च कर रहा था, मुझे पता चला। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था उनकी लाइफ। और अभी ये पापा ने थोड़ी एजुकेशन भी उनके बारे में बता दी है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ
कि जो क्या था, उन्होंने कौन सा साहित्य जो पढ़ा था उन्होंने, वो उसका मतलब क्या है, मुझे यही नहीं पता है साहित्य का मतलब क्या है। साहित्य का मतलब होता है जो अनेक भाषाएं विश्व में, उन भाषाओं को जानने वाले लोग अपनी अपनी भाषा में अपने अभिव्यक्तियां जो हैं अंतर्मन की, विचारों की, समझ की, सोच की अभिवृत्तियां किताबों के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, और उन्हीं किताबों को हम साहित्य कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो जो जिस भाषा का जानकार है वो उस भाषा में अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपनी भाषा, अपने देश, सब कुछ, उस पे जो उसके विचार हो सकते हैं, उस पे जो उसकी सोच हो सकती है और जो बेहतर हो सकता है, उसके लिए वो अपने विचार, अभिव्यक्तियाँ उस किताब के माध्यम से समाज में ले जाता है, और वही किताबें साहित्य कहलाती हैं। तो जो इंग्लिश साहित्य था, जो अंग्रेजी में लिखा गया था, वो उनकी उसकी तरफ पंडित नेहरू की रुचि ज़्यादा बढ़ी हुई थी। पंडित नेहरू 1912 में एक बात कही थी कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं होता है, या पढ़ाई का मतलब सिर्फ गणित और विज्ञान का ज्ञान अर्जन कर लेना ही नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है मानवीय मूल्यों से। अगर आपके अंदर मानवीय मूल्य विकसित नहीं हो रहे हैं तो आप कितनी ही पढ़ाई क्यों न कर लेंगे, वो सब बेकार है। तो नेहरू जी की समझ सोचिए कि उस समय कितनी अच्छी थी। वो मानवीय मूल्यों को, मानविकता को महत्व दे रहे थे, उसको समझ रहे थे, और वो सब जो इंग्लिश साहित्य था उनके अनुसार पढ़ते हुए वो ज्ञान उन्होंने अर्जन किया था। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो है उनको भारत और भारतीय साहित्य अच्छे नहीं लगते थे। अभी वो उसके समझ या उसके समीप आए नहीं थे। भारत का साहित्य भी काफ़ी अच्छा है, भारत के साहित्य में भी बहुत गहराई है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है। अब ये कह लीजिए कि वो अभी तक उसके समीप नहीं पहुँचे थे। जब वो भारत लौट के आए तो भारत का भी उन्होंने अध्ययन किया, जाना, समझा, और जो सीखा था पढ़ाई के दौरान उसको अपने कार्यकाल में उतारा, अपने जीवन में उतारा उन आदर्शों को, और उस आदर्शों को धरातल पर लेके आए पंडित नेहरू जी। अभी तक हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, उनकी लाइफ और उनकी एजुकेशन। अब हम चलते हैं उन्होंने क्या क्या कमेटी बिठाई, क्या क्या उन्होंने किया हमारे देश के लिए, कौन सी टेक्नोलॉजी उठाई। वैसे टेक्नोलॉजी सब ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 नेहरू जी के द्वारा सक्रिय राजनीति में, आनंद जी के पूछने का मतलब है कि नेहरू जी सक्रिय राजनीति में कैसे आए। नेहरू जी की जो राष्ट्र की परिभाषा है, जो राष्ट्र की समझ है, राष्ट्र की सोच है, वो बहुत ही विस्तृत और गहरी सोच है राष्ट्र के बारे में। नेहरू कभी राष्ट्र को लेकर के नहीं, अंतर्राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं। वो पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना वाले व्यक्ति थे पंडित नेहरू जी। और 1912 में ही सर्वप्रथम वो बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, और उस अधिवेशन में जब वो गए तो बाकायदा सूट टाई कोट पैंट पहन के गए थे, सम्मिलित हुए थे। उनको अभी भारत और भारत की समस्याएं उनको अभी नहीं पता थी, क्योंकि अभी तक उनको इन सब चीज़ों से सामना नहीं हुआ था उनका।
1916 में सर्वप्रथम नेहरू जी की मुलाकात गांधी जी से होती है, क्योंकि गांधी जी इससे पहले अफ्रीका में थे और हम सभी लोग जानते हैं कि जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट आते हैं हमेशा के लिए। और उसके बाद अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1 साल भारत को समझने, देखने और जानने में व्यतीत करते हैं। और 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लेते हैं और वहीं पर पंडित नेहरू या जवाहरलाल नेहरू साहब की मुलाकात गांधी जी से होती है और वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और फिर धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगते हैं और सक्रिय रूप से जवाहरलाल नेहरू का जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना है असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ। उसके पहले जो रॉलेट एक्ट बना था उसके विरोध में भी वो आए और असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया नेहरू जी ने और धीरे धीरे गांधी के नज़दीक आते चले गए इस तरह से। और फिर जो आगे आंदोलन हो रहे थे उन सभी आंदोलनों में गांधी के काफ़ी चहेते बने रहे जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और उस लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लाहौर अधिवेशन आधुनिक पाकिस्तान में लाहौर है, रावी नदी के किनारे है। वहाँ पर कांग्रेस का जो अध्यक्ष था नेहरू जी को चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को। उस अधिवेशन में एक खास बात हुई थी, ये तय किया गया था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिलाना है और हर वर्ष 26 जनवरी को भारत को या भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाना है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया गया था उसी अधिवेशन में और उस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की सोच और समझ को अगर लें तो पूछते हैं लोग कि जवाहरलाल नेहरू भारत माता की बात आती है, हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। तो एक बार जवाहरलाल नेहरू एक मीटिंग कर रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति था, उससे वो सब भारत माता की जय बोल रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उससे पूछा कि ये कौन है भारत माता। सवाल था कौन है भारत माता। तो भारत माता उसने बताया कि ये जो भारत माता है हमारे खेत हैं, हम जहाँ रहते हैं वो भूमि है भारत माता। तो कौन सी भूमि भारत माता, हम जहाँ रहते हैं जिस गांव में रहते हैं वो भारत माता या जिला भारत माता या राज्य भारत माता, कौन कौन भारत माता है। नेहरू जी उसका जवाब भी देते हैं कि ये नदियाँ, ये झीलें, ये जंगल, ये पहाड़, ये सब निसंदेह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इनकी अमिट छाप है हमारे ऊपर, इनको हम भुला नहीं सकते। लेकिन इन सब में जो एक गिनने वाली चीज़ है वो है भारत के लोग। असल में ये भारत के लोग ही भारत माता है। ये भारत माता का जो निर्माण होता है वो भारत के लोगों से होता है। इसलिए भारत के लोग भारत माता है और इसलिए भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सब मिलके क्या बनाते हैं, भारत माता बनाते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक और कूटनीतिक आंद्रे मोल्रो ने कहा भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू असल में राष्ट्रगुरु थे या राष्ट्रगुरु हैं, क्योंकि उनकी समझ में
जो 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लेके बात होती है कि हमारे देश का जो संविधान बनेगा वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें मौलिक अधिकारों की बात होती है कि मौलिक अधिकारों के बिना तो हम लोग अधूरे हैं, क्योंकि कोई भी देश है अगर उस देश के लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, जैसे नेहरू जी कहते हैं कि भारत के लोग क्या हैं, भारत माता है, और भारत माता को सम्मान कैसे मिलेगा जब हम भारत के लोगों का सम्मान करेंगे। तो एक प्रस्ताव बनाते हैं नेहरू जी, जिसमें समानता और न्याय को लेकर के बात की गई है, और वो प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिल के प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लोगों की समानता और न्याय के लिए बात की गई थी। इस तरह से नेहरू जी फिर 1936 और 1937 दो बार लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और फिर 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन करो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी का नारा था करो या मरो, उस दौरान सभी जो मुख्य और बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। पंडित नेहरू जेल में रहते हुए 1945 में अहमदनगर जेल में बंद थे, और वहीं पर रहते हुए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत खोज, जिसमें नेहरू का जो है दर्शन और सूझबूझ और भारत के बारे में समझ देखने को मिलती है उस किताब में। तो ये, और फिर जब भारत स्वतंत्र होने वाला होता है तो 1946 में जो चुनाव होते हैं, और उस चुनाव के बाद अंतरिम सरकार का गठन करने का जब मौका आता है, तो उस अंतरिम सरकार में नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और फिर उसी अंतरिम सरकार को आगे चल के संविधान सभा का रूप मिल जाता है, और वो संविधान लिखती है, जिसमें नेहरू जी संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे प्रियम्बल बोलते हैं, उस प्रियम्बल को संविधान में सम्मिलित करने के लिए 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आज संविधान का प्रियम्बल है। और उस प्रियम्बल में ही समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द शामिल किए गए हैं, और जो संविधान के मूल हैं कह लीजिए। तो ये नेहरू जी की समझ सूझबूझ थी, जिस पे नेहरू जी काम करना चाहते थे। अभी जो पापा ने बात की है उस पे कुछ बुकें भी पापा ने पढ़ी थी, तब वही ये नेहरू बनाम सुभाष, जिसमें पापा ने अभी बताया कि नेहरू और सुभाष थे क्विट इंडिया मूवमेंट में एक साथ काम किया था। और ये अभी जो पापा ने बताया था कौन है भारत माता, जो लास्ट में हम लोग राष्ट्रगान के बाद में बोलते हैं भारत माता की, तो जब लोग कह रहे थे कि भारत माता की जय, तब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, और उसी पे बुक है ये। बाकी ये भारत राष्ट्रवाद ये मेरे को पता नहीं, बट पापा को पता। भारतीय राष्ट्रवाद जो किताब है ये इरफान हबीब साहब की है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के राष्ट्र से संबंधित विचार देखने को मिलते हैं, और जिसमें व्यक्त करते हैं कि राष्ट्र है क्या, राष्ट्र का निर्माण होता कैसे है। तो वो संस्कृति को बीच में लेके आते हैं, कल्चर को लेके आते हैं कि हमारे कल्चर से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है, और हमारे जो कल्चर है उन कल्चरों का निर्माण कैसे हुआ होगा, हमारी जो संस्कृति है उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, कैसे वो आगे बढ़ी होगी। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में बहुत सारी संस्कृतियां रही होगी, और उन संस्कृतियों ने मिल के एक संस्कृति का विकास किया, वही संस्कृति आगे चल के विकसित हुई और आगे बढ़ी। इसी प्रकार से हर देश की अपनी अलग अलग संस्कृति है, जो कई संस्कृतियों से मिश्रित होकर बनी है। तो इसलिए संस्कृति के आधार पर
किसी भी देश का अगर हम किसी भी राष्ट्र का गठन कर रहे हैं तो कभी भी हमको आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया कि राष्ट्र जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम राष्ट्र बन रहे होते हैं तो हम किसी भी संस्कृति को लेकर के कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो ही श्रेष्ठ है और हमारी संस्कृति के अलावा और कोई दूसरी संस्कृति श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। तो ये बताते हैं जब तक भारत की संस्कृति खुली संस्कृति थी तब तक भारत पूरे विश्व में अपने झंडे बुलंद कर रहा था, अपनी संस्कृति को पहुंचा रहा था, उसको सभी लोग जान रहे थे। और जिस दिन भारत ने अपने जो खुला दिमाग खुलापन है उसको बंद कर लिया, संस्कृति को बंद कर लिया, उसी दिन से भारत का धीरे धीरे विश्व से संबंध टूट गया और धीरे धीरे भारत के कई हिस्से बने और कई हिस्सों में टूटा। तो इसलिए हमको जो संस्कृति के आधार पर है खुलापन होना चाहिए और जब हम खुले होते हैं संस्कृति के आधार पर तब तक हम सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया करते हैं। और जब हम बंद संस्कृति हो जाते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं और जब सीखना बंद कर देते हैं तो हमारे में कुछ नयापन नहीं रह जाता है। इसलिए हमको खुला रहना चाहिए, संस्कृति के आधार पर कट्टर नहीं होना चाहिए। सभी संस्कृतियों का निर्माण कई संस्कृतियों से मिलके हुआ है, इसलिए हमारी सबकी संस्कृति में कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए सभी संस्कृतियों का, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। संस्कृति के आधार पर कभी भी हमको कट्टर या कठोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबका सम्मान नहीं करेंगे और एक ही बात लेके चलेंगे तो फिर आने वाले समय में फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो हमको सीखने वाला होना चाहिए, ना कि हमको एक कठोर और कट्टर विचारधारा में कैद रहना चाहिए। ऐसी बात उन्होंने अपने राष्ट्रवाद के संबंध में, संस्कृति के संबंध में कही है। ये बहुत अच्छी है। अभी पापा ने गांधी जी के बारे में बात किया था, पर जब अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टॉपिक के ऊपर तब पापा ने बताया था कि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बात कहते थे कि जो गांधी जी जैसे मेरी भाषा बोलेगा। हाँ, मेरे बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेगा। तो मैं चाहता हूँ पापा इसे एक्सप्लेन करें थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मेरे बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेंगे। इसका मतलब है कि गांधी जी अपने सबसे नज़दीक अगर किसी को पाते थे तो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, जिसमें नेहरू जी काफ़ी सरल और सजग स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे नहीं थे, लेकिन नेहरू जी काफ़ी उदार व्यक्तित्व के थे और उदारता से ही काम लेते थे। और जब नेहरू के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू इस दुनिया में नहीं रहे तो नेहरू जी को अपने पिता की कमी बहुत अखरती थी। उस समय नेहरू जी गांधी के करीब, काफ़ी करीब आए और उसी समय नेहरू जी गांधी जी को बापू कहना शुरू किया। और जब वो बापू कहते थे तो कहीं ना कहीं जो है दोनों एक पिता पुत्र की छवि में आते थे। और जिस प्रकार से कोई बच्चा अपने पिता की बात को सिरोधार्य कर लेता है, मान लेता है और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है, तो गांधी जी को भी नेहरू में वही संभावना दिखती थी। ये मेरा जो है, ये जो बेटा है, ये मानस पुत्र जो गांधी जी का था, वो लगता था गांधी जी को कि आगे चल करके जो हमारी छवि है, हर व्यक्ति अपनी छवि किसी न किसी में देखना चाहता है, तो गांधी जी अपनी छवि जवाहरलाल नेहरू में देखते थे। क्योंकि तब तक सुभाष चंद्र बोस कई मुद्दों पर गांधी जी से मतभेद रखते थे, जबकि नेहरू जी के मतभेद रहते हुए भी नेहरू जी गांधी जी की बात को
नहीं काटते थे, उनकी बात को स्वीकार कर लेते थे। भले वो विचारधारा के आधार पर नेहरू जी गांधी जी से असहमत हों, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के नज़दीक रहते थे, गांधी की बातों को स्वीकार कर लेते थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा इससे इतर थे। अगर उनकी विचारधारा मैच गांधी जी से नहीं मिल पा रही है तो वो अपना जो विचार होता था वो व्यक्त कर देते थे कि भाई ये इस मामले में हम आपसे सहमत नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा गांधी और नेहरू और सुभाष के बीच का इस संबंध था, जिसमें कहा जाता है कि गांधी जी के 2 बेटे थे, जिसमें नेहरू बहुत खास थे और सुभाष चंद्र बिगड़ैल बेटे थे। तो सुभाष चंद्र बोस को भी गांधी जी का ही बेटा कहा जाता है, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो थोड़ा बिगड़ैल बेटे थे और नेहरू जी आज्ञाकारी बेटे थे। तो इसी को लेकर के आगे जो है कई फिर कांग्रेस में मतभेद खड़ा हुआ त्रिपुरी अधिवेशन में, जिससे सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए कांग्रेस से। तो फिर ये मतभेद फिर आगे ख़त्म नहीं हुआ, फिर आगे राष्ट्रपिता भी कह के संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को। लेकिन होने को क्या था, जो मतभेद था तो था, वो उससे जो है कभी समझौता नहीं किए बोस साहब। तो अब ये वीडियो ख़त्म होने पे आ गया है और बाकी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, नेहरू जी पीएम बन गए थे 1947 में और मर भी गए थे वो 1967 में, और वो हार्ट अटैक की वजह से मरे थे। 63। और अब मैं पापा से पूछना चाहता हूँ, उन्हें हार्ट अटैक कैसा है, दुखी वाला है या मतलब वो अच्छा वाला? इनका प्रश्न थोड़ा हास्यास्पद लग रहा थोड़ा सा। हार्ट अटैक कैसा आया, ये बहुत बड़े लीडर थे। नेहरू भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ था। नेहरू चाइना के काफ़ी नज़दीक थे और जो चाइना को जब आज़ादी मिली 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, तो विश्व पटल पर चाइना की पहचान बनाने में नेहरू जी ने चाइना की काफ़ी मदद की। और सबसे पहले चीन को एक देश का दर्जा देने वाले भी नेहरू थे, भारत देश था। और उसके बाद युद्ध हो गया 1962 में, तो नेहरू और भारत हार भी गया उस युद्ध में। तो कहीं ना कहीं जो है नेहरू जी को ये आघात लगा, कष्ट हुआ, युद्ध में हार जाना और बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर संसाधनों की कमी होने के कारण और विश्व बिरादरी से कोई सपोर्ट न मिलना, और जिस चाइना को वो गोद में लिए टहल रहे थे, पूरे विश्व बिरादरी से परिचित करवा रहे थे, सम्मान दिलवा रहे थे, उसी ने उनके अगेंस्ट जाके जो है युद्ध किया। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का ठेस पहुंचा हुआ था और वो असमय जो है काल की गाल में समा गए। हाँ, तो अब ऐसे और वीडियो लाएंगे और अगला वीडियो हमारा टॉपिक है नालंदा, और हम नालंदा में जानेंगे कैसे जो बुकें थी वो 6 महीनों तक क्यों जले, मतलब कि 6 महीनों तक नहीं, 3 महीनों तक, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि वो 6 या 3 महीनों में जली, बट कैसे जली और क्यों जली, तो ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। थैंक यू।